हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोवेव इंजीनियरिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे ताकि अंत में कुछ ऐसा टिप्स आप लोग को बताने वाले हैं जो हो सकता है एग्जाम में काफी आपका महत्वपूर्ण हो सके। तो आप लोग स्किप नहीं करने का ट्राई कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का ट्राई कीजिएगा कि जितने ज्यादा स्टूडेंट के पास जाएगा वो सारे स्टूडेंट काफी बेनिफिट उठा पाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले बात कर रहे हैं कि दो ऑलरेडी आपका एग्जाम हो चुका है, यानी एडवांस कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट का, तो वो दोनों का टेंशन लगभग आप लोग को खत्म हो चुका होगा। अब बात करने वाले हैं हम माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, जो कि आपको 2 दिन में एग्जाम होने वाला है, यानी 30 को। ठीक है, 30 को आपका एग्जाम होने वाला है। आज डेट है आपका 28, ठीक है, 29 और 30 का आपका एग्जाम ही है। तो आप सभी लोग बहुत कम टाइम में कौन कौन से टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, तो हम यूनिट वाइज आप सभी को बता देते हैं कौन सा यूनिट 1 में टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले यूनिट 1 का, कि यूनिट 1, और ये यूनिट 1 काफी ज्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इस यूनिट में सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन आता है, क्या आता है, व्हाट इज माइक्रोवेव। क्या, व्हाट इज माइक्रोवेव, और ये 4 नंबर में पूछा जाता है। इसके साथ ही माइक्रोवेव का एप्लीकेशन पूछा जाता है। क्या, एप्लीकेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो ये क्वेश्चन आप सभी लोग कर लेंगे। इसके साथ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एक आता है, वो सारे लोग करके एकदम जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा होगा। क्या, फ्रीक्वेंसी बैंड स्पेक्ट्रम, फ्रीक्वेंसी बैंड स्पेक्ट्रम, यहां से एक ऑब्जेक्टिव आपका एट एनी हाउ आएगा ही आएगा फ्रीक्वेंसी रेंज से। और इसके लिए आपको बताया है शॉर्ट ट्रिक, लोकल स्कूल सेंटर एक्स कुक का याद रखिएगा, लोकल स्कूल सेंटर एक्स कुक का ये काफी ज्यादा और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी 1 नंबर यहां से रोकने वाला कोई नहीं है। लोकल स्कूल सेंटर एक्स कुक का, ठीक है, ये आप लोग 2 से 3 बार वीडियो को रिवर्स करके सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। बाकी फ्रीक्वेंसी बैंड याद करना आपको रेंज आपका काम है, जैसे 1 से 2 गीगाहर्ट्ज सारा गीगाहर्ट्ज में होगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12 और 12 से आपका 18 और 18 से 27 और 27 से 40। जनरली यही आपसे पूछे जाते हैं। 12, 24, ठीक है, तो कहीं कहीं आपको डिफरेंट आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे 27 है तो 26.5 रह सकता है ऑप्शन में, 26.5 से 40 तक। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, जो भी निकटतम वैल्यू होगा उसको चूज करना है। ये दोनों आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके अलावा डायरेक्ट आपको चलना है जो आपको माइक्रोवेव ट्यूब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको होने वाला है क्लिस्ट्रॉन होने वाला है। क्या, क्लिस्ट्रॉन, और ये पूछेगा आपसे 6 मार्क्स में। और कौन क्लिस्ट्रॉन पूछेगा, तभी बता दिए, पिछले बार 2 कैविटी पूछ चुका है, इस बार रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन आपसे पूछने जा रहा है। क्या, रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन और विथ एप्पल गेट डायग्राम, रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन के साथ विथ एप्पल गेट डायग्राम। तो इसको आप लोग कवर करके जाइएगा, ज्यादा चांसेस है कि आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ऐसा ये नहीं है कि 2 के बेटे एकदम छोड़ के जाना है, पढ़ना सब है, लेकिन एग्जाम के पहले ये क्वेश्चन जरूर देख करके जाना है। अभी आपके पास टाइम है, दिन भर पूरा पढ़ लीजिए, पूरा सिलेबस कवर करने के बाद ये क्वेश्चंस आप देख करके एग्जाम में जाने से 1 आवर पहले रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन विथ वर्किंग विथ एप्पल गेट डायग्राम। ठीक है, और इसका परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है 4 नंबर में पूछा जाता है। तो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स भी ये दोनों में से एक का आपसे पूछेगा 4 नंबर में, और 6 नंबर में आपका रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन से ज्यादा चांसेस बन रहा है कि पूछेगा। ऐसे तो दोनों क्या है, सिमिलर ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। 2 कैविटी क्या होता है, ये एक एम्पलीफायर के जैसा वर्क करता है, ये ऑसिलेटर होता है। उसके बाद ज्यादा चांसेस इस बार है TWT एंड 2 कैविटी क्लिस्ट्रॉन में डिफरेंस पूछने का।
टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन में डिफरेंस पूछने का बहुत ज्यादा चांसेस है। इस पे आप स्टार लगा सकते हैं, क्योंकि ये पिछले ईयर आपसे नहीं पूछा गया था। इस बार ज्यादा चांसेस है कि डिफरेंस आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए ये क्वेश्चन सबको करके जाना है। उसके बाद आपका TWT यानी ट्रेवलिंग वेव ट्यूब, ये भी चांसेस है कि आपसे पूछे जाएंगे। और चौथा मैग्नेट्रॉन, जो काफी इंपॉर्टेंट है, यानी मैग्नेट्रॉन और पाई टाइप जो होता है, पाई मैग्नेट्रॉन होता है, जिसको डोमिनेंट मोड हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे आप पाई मोड बोलते हैं। विथ वर्किंग एकदम कंफर्म है कि आप याद करके यहां से जाएंगे। यूनिट 1 से बस इतना ही आपको क्वेश्चन देख करके जाना है। मैग्नेट्रॉन में किसके लिए, तो पाई मोड का वर्किंग, यानी पाई मोड मैग्नेट्रॉन क्या होता है, पहले पूछेगा मैग्नेट्रॉन क्या होता है, पाई मोड मैग्नेट्रॉन क्या होता है, और दोनों का फिर वर्किंग आपको बताना है। तो जैसे जैसे हम बताए हैं वो ठीक उसी तरीका से आप लिख करके आएंगे, पूरा का पूरा 6 मार्क्स में आपका नंबर मिलने वाला है। तो यूनिट 1 से इतना ही क्वेश्चन आपको, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर इतना ही होता है। जैसे हिस्ट्री ऑफ माइक्रोवेव अभी तक नहीं पूछा है, तो चांस उस पर कम है कि आपसे पूछे भी जा सकते हैं। लेकिन यहां से टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन, रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन और TWT और टू कैविटी में क्या डिफरेंसेस आएंगे। और एक यहां से एक चांस क्या बन रहा है 4 नंबर में क्वेश्चन की, देखिएगा 4 नंबर और क्या पूछ सकते हैं, और ये हो सकता है कि आपके आ जाए, बहुत से लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। लिमिटेशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, यानी आप जो हम लोग यूज कर रहे थे माइक्रोवेव ट्यूब, उसका लिमिटेशन हाई फ्रीक्वेंसी पर क्या हुआ था। तो हम उसको 5 से 6 बताए थे कि क्या क्या लिमिटेशन हुआ था, और इसमें आपको हो सकता है 1 या 2 पूछ जाए। जैसे कि ट्रांजिट टाइम डिवाइस, ये आपसे पूछेगा यहाँ पे ट्रांजिट टाइम इफेक्ट, इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस, ठीक है, लेड इंडक्टेंस इफेक्ट, ये 3 कम से कम आप लोग करके जाइएगा। ये आपको एक्स्ट्रा में बता रहा है, ये आपको सिलेबस से बाहर है, लेकिन चांस बनता है कि पूछ सकता है। बाद में ये मत कहिएगा कि सर नहीं बताए थे, हमने पूरा कवर किया है। लेकिन इसमें 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिट टाइम इफेक्ट, लेड इंडक्टेंस इफेक्ट और इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस, ये 3 आप लोग करके जाइएगा। यूनिट 1 आपका यहां से कवर हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यूनिट 2 का। यूनिट 2 में क्या क्या पूछ सकता है आप लोग से। देखिए हम लोग बात करने वाला है यूनिट 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कौन कौन है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग के लिए पूरा हम लोग लगे हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो दे रहे हैं। इससे पहले पूरा सिलेबस कवर अप किए, लेकिन आप लोग का हेल्प बहुत कम आ रहा है। आप लोग जूनियर को कुछ नहीं बता पा रहे हैं। आप ट्राई कीजिए कि अपने जूनियर्स को जिस तरह से आप यहाँ पे एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, ठीक उसी तरह आपके जूनियर भी अच्छे क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सके, ठीक है। तो हमारे डायरेक्टर सर के पास इतना ज्यादा मैसेज आ रहा है, लोकरंजन सर के पास, कि सर माइक्रोवेव का पूरा प्लेलिस्ट ओपन कर दीजिए, पूरा नोट्स भेज दीजिए, बहुत सा मैसेज आ रहा है इस तरह से। तो आप लोग क्या कीजिए, कोऑपरेट कीजिए, आप लोग के लिए ही हम है, आप लोग के लिए ही द पॉलिटेक्निक क्लासेस है। वो आप लोग ऑलवेज कोऑपरेट 24/7 कोऑपरेट कर रही है और करेगी। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है कि आप लोग अपना बेनिफिट ले लीजिए और कहिए कि कौन था नहीं था, ये सब भूल जाइए, ठीक है। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है, आप लीजिए, बहुत अच्छा एडवांस कम्युनिकेशन में आप देखिए किस तरह से वहां बताया गया, और क्वेश्चन भी लगभग ठीक उसी तरह से आया। तो आप लोग ये ट्राई कीजिए कि हेल्प करें हर एक स्टूडेंट को जो आपसे जूनियर है, कांटेक्ट में है, ठीक है, उनको बताएं कि वहां पे क्लासेस फिर सेमेस्टर का स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन। बात करते हैं यूनिट 2 का। यूनिट 2 में आपको पढ़ना था क्या, माइक्रोवेव डायोड। अब माइक्रोवेव डायोड में आपका कौन कौन इंपोर्टेंट होने वाला है। तो देखिए ऐसे तो डायोड में लगभग सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट की बात किया जाए तो टनल डायोड है आपका, क्या, टनल डायोड। टनल डायोड में ये क्या पूछता है, तो जनरली इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछा जाता है, क्या, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो इसका चांसेस थोड़ा कम है कि ये पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन आता है इसी से, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो दूसरा है इस बार के लिए, आप लोग ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं, गन डायोड। क्या, गन डायोड क्या होता है, और याद रखिएगा टू वैली मॉडल, टू वैली मॉडल से आपको पूछने जा रहा है, ज्यादा चांसेस है। या फिर इसी को बोलते हैं RWH थ्योरी, RWH
थ्योरी, ये दो आपको कुछ भी हो सकता है। गन डायोड क्या होता है इसको एक्सप्लेन जो करना है, चाहे RWS थ्योरी से करना है या फिर टू वैली मॉडल से आपको करना है। ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा चांसेस इस बार बन रहे हैं आप लोग को सेमेस्टर एग्जाम के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ तीसरा जो आपको है इसमें इंपायर्ड डायोड, क्या इंपायर्ड डायोड ज्यादा चांस बन रहा है कि इससे क्वेश्चन आएंगे। बाकी चौथा में आप लोग वायरेक्टर डायोड भी देख करके जाएंगे, ठीक है। वायरेक्टर डायोड भी आप लोग क्या करेंगे, देख करके जाएंगे, यहां से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ये टनल डायोड आपको पढ़ लेना है। गन डायोड काफी मतलब एग्जाम जाने से पहले इसको गन डायोड में RWS थ्योरी से किस तरह ये ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन को, उसको देख करके जाना है। बाकी सारे को एडवांटेज और डिसएडवांटेज लगभग देख करके जाना है। कौन एम्पलीफायर होता है, कौन ऑसिलेटर होता है, कौन फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है, कौन रिवर्स बायस में वर्क करता है, ये सारा कुछ आप कंफर्म रखिएगा। किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। तो ये इससे यूनिट 2 से लगभग क्वेश्चन जो आने हैं यही आने हैं, ठीक है। तो आप लोग ये नहीं कि हम जो बता रहे हैं इसी को आप लोग को पढ़ना, इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। क्या इस पे पूरा सिलेबस पढ़ना है, उस पे इस पे क्या करना है, ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यूनिट 3, और यूनिट 3 जो आप लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूनिट 3 में आप देखने वाले हैं कि यूनिट 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका है, अगर स्टार्टिंग में बात करें तो इसका नाम ही है माइक्रोवेव कंपोनेंट एंड एंटीना। तो अगर कंपोनेंट की बात करें तो सबसे पहले अगर कंपोनेंट यहां पे देखें तो यहां पे वेव गाइड, क्या वेव गाइड क्या होता है ये आपसे तो पूछेगा ही, इसके साथ इसका टाइप ऑफ वेव गाइड, ठीक है। टाइप ऑफ वेव गाइड में जनरली आपको पूछने का सर्कुलर वेव गाइड और रेक्टेंगुलर वेव गाइड, ठीक है। तो ये सिर्फ पूछेगा नहीं, जो यूनिट 4 में जो रेक्टेंगुलर वेवगाइड के हेल्प से हम लोग प्रोग्रेशन करवाते हैं, और प्रोग्रेशन करवाते हैं तो मुझे क्या मिलता है, तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, कट ऑफ वेवलेंथ होगा, फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए इस बार आपसे पूछेगा। किसके लिए, रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए क्या पूछ सकता है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना होगा, कट ऑफ वेवलेंथ कितना होगा, उसके बाद फेज वेलोसिटी कितना होगा, ग्रुप वेलोसिटी, क्या ग्रुप वेलोसिटी, ये आपका 3 याद करके जाना है। और बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर न्यूमेरिकल भी क्या पूछेगा इस बार, तो हाँ न्यूमेरिकल जब भी पूछेगा तो बस इस पोर्शन से आपको पूछना है, ठीक है। चाहे कहेगा इसको न्यूमेरिकल के हेल्प से इसको क्या करना है, प्रूव करना है, जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता है वो लाना है, या फिर आपको यहां से वैल्यू दे देगा, लेमडा का वैल्यू दे देगा, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दे देगा, ठीक है। ये दोनों से वैल्यू देगा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का वैल्यू देगा, कट ऑफ वेवलेंथ का वैल्यू देगा, आपसे पूछेगा कट ऑफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, फेज वेलोसिटी क्या होगा। इस तरह से आप काफी ज्यादा ये न्यूमेरिकल हम एग्जाम के पहले एग्जाम में करवा चुके हैं। एग्जाम के पहले एग्जाम का क्वेश्चंस आप सभी स्टूडेंट जरूर सोल्व करके जाएंगे, ठीक है। वहां पे हम न्यूमेरिकल दिए हैं, बस वो न्यूमेरिकल को कवर कीजिएगा। न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा तो सिर्फ इससे ही आएगा, बाकी न्यूमेरिकल पोर्शन आपका नहीं आना है, ये कंफर्म होकर के चलिए, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपको वेवगाइड टीज, वेवगाइड टीज, ठीक है। ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको पढ़ना था क्या, एच प्लेन टी, एच प्लेन टी, दूसरा पढ़ना था ई प्लेन टी, और तीसरा पढ़ना था मैजिक टी, ठीक है। तो इसमें कभी भी कुछ कंपेरिजन नहीं किया जा सकता। पिछले बार एच प्लेन पूछा है तो ज्यादा चांसेस है कि ई प्लेन आपसे पूछा जाए, लेकिन मैजिक टी जरूर पढ़ के जाएंगे, क्योंकि जब मैजिक टी आप पढ़ करके जाएंगे तो ई प्लेन और एच प्लेन दोनों आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैजिक टी जो कॉम्बिनेशन होता है किसका, ई एंड एच प्लेन टी, तो ये इसको हम बोलेंगे कि मैजिक टी पूरा पढ़ के जाएंगे, और साथ ही साथ इसको स्टार भी लगा लेंगे, क्योंकि ये काफी ज्यादा चांसेस बन रहा है कि आपसे मैजिक टी या फिर पूछेंगे या फिर ई प्लेन टी पूछेगा। लेकिन जब मैजिक टी पढ़ेंगे तो ये दोनों मेरा कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एटेन्यूएटर में आपको क्वेश्चन आता है क्या, एटेन्यूएटर कि वेवगाइड एटेन्यूएटर क्या होता है, और इसका रेसिस्टिव कार्ड एटेन्यूएटर काफी ज्यादा फेमस है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि रेसिस्टिव कार्ड एटेन्यूएटर क्या होता है, इसको आप लोग कवर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये कंपोनेंट में लगभग मेरे चांसेस है कि इतना ही पूछेंगे। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और कंपोनेंट है डायरेक्शनल कपलर, क्या, डायरेक्शनल कपलर।
डायरेक्शनल कपलर में क्या पूछ सकता है, तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इंपॉर्टेंट मानिएगा, क्योंकि पूछ देता है क्या कि इसका डायरेक्टिविटी कितना होता है, डायरेक्टिविटी का वैल्यू कितना होता है, कहीं कहीं इसको पूछेगा। बस इसका तीनों जो मेन फैक्टर था उसको आपको याद रखना है, ठीक है। डायरेक्टिविटी था, आइसोलेशन था, ठीक है। तो ये तीनों इसका वैल्यू सिर्फ याद रखना है, और पूछेगा तो ये 6 नंबर में पूछेगा तो क्या कहेगा, टू होल डायरेक्शनल कपलर क्या होता है, टू होल डायरेक्शनल कपलर था। टू होल डायरेक्शनल कपलर में हम क्या बताए थे कि इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक होल होता है, इसमें 2 होल होता है, जो कि लेमडा बाई जी बाई 4 से ये क्या होता है कि दोनों का बीच का डिस्टेंस होता है। यानी इसका जो हम लोग फिगर बना देते हैं कि ये प्राइमरी वेव गाइड है, ये सेकेंडरी वेव गाइड है, तो इसमें क्या होता है 2 होल रहता है, एक यहां से जाता है, एक यहां से। इसका वैल्यू क्या होता है लेमडा जी बाई 4। और बाकी आप लोग देख लीजिएगा, नोट्स में पूरा डिटेल में बताया गया है। तो आपको कंपोनेंट में कितना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहां से, 2 क्वेश्चन और एक 3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन हम बता रहे हैं कंपोनेंट में, यहीं से क्वेश्चन आपको आना है, ठीक है। यूनिट 3 में और एंटीना में जो क्वेश्चन आएंगे तो बता दें कि एंटीना से एक क्वेश्चन आएगा, कौन सा आएगा, तो ज्यादा चांस बन रहा है कि हॉर्न एंटीना आपसे पूछा जाएगा। व्हाट इज एंटीना में रहेगा या टाइप ऑफ एंटीना दिया गया जाएगा, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए हॉर्न एंटीना, और नहीं तो नहीं बस एक और थोड़ा सा पैराबोलिक पे क्या आता चांस बन रहा है, लेकिन पूछेगा नहीं। लेकिन आप लोग के क्या करना है, पढ़ करके जाना है। हॉर्न एंटीना ज्यादा पढ़ लेना है, ठीक है। और पैराबोलिक एंटीना को 1-2 बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आ जाए। क्वेश्चन तो हम सेट नहीं किए, लेकिन ऐसा अनुमानित है, ज्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन आएंगे। यूनिट 3 से कितने क्वेश्चन, तो मात्र 5 क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ज्यादा इस पे क्या करना है, फोकस करना है बस। इसके अलावा आप ट्राई मत कीजिएगा और कुछ पढ़ने का, ये नहीं कि जो अभी तक नहीं पढ़े उसको भी पूरा पढ़ते चलेगा। बस टू द सिलेबस, अभी आपके पास टाइम कम है, और इसी कम टाइम में आपको हर एक चीज मेंटेन करके रखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 4 का। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 4 का। यूनिट 3 तक लगभग कंप्लीट हो गया, तो अब यूनिट 4 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैक्सवेल इक्वेशन। क्या बहुत लेके क्वेश्चंस है कि मैक्सवेल इक्वेशन में सर क्या पूछेगा, क्या आप थ्योरम बताए हैं वो पूछेगा, क्या स्टोक्स थ्योरम पूछेगा, क्या डाइवर्जेंस थ्योरम पूछेगा। तो दोस्त ये थ्योरम आपसे नहीं पूछने वाला है, ये इस पे डाइवर्जेंस थ्योरम के हेल्प से आपको क्या पूछेगा, मैक्सवेल इक्वेशन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैक्सवेल इक्वेशन जनरली आपको 4 टाइप से पढ़ने हैं, ठीक है। 2 गॉस लॉ पढ़ना है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो गॉस लॉ आपको 2 पढ़ना है, ठीक है। अब उसके बाद पढ़ना एक आपका फैराडे लॉ है, और एक आपका क्या पढ़ना है, एम्पियर्स मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ है, एम्पियर्स लॉ, ठीक है। ये 4 पढ़ना। तो ये 4 को पढ़ने के लिए हम 2 तरह से पढ़ते हैं, एक डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, और एक इंटीग्रल इक्वेशन के फॉर्म में। तो इस सवाल का चांस ज्यादा है कि अगर आपसे पूछा तो डिफरेंशियल इक्वेशन पे चांस बहुत ज्यादा है कि ये आपके 6 मार्क्स से पूछेगा। तो लिखना कैसे है, तो ये चारों का पहले लिखना है, ये चारों का थ्योरम लिखना है, उसके बाद आराम से हम लोग स्टोक्स थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम, लाइन इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल में चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा आपको बताया गया है ये क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, ठीक है। तो आप सारे स्टूडेंट जो लोग द पॉलिटेक्निक क्लासेस से नहीं पढ़े हैं वो ट्राई करेंगे कि ये क्वेश्चंस को पढ़ के जाएंगे, ये 6 मार्क्स में आपसे पूछने जा रहा है इस बार, ठीक है। अब उसके बाद वही है फेज वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, और क्या ग्रुप वेलोसिटी, और क्या है कट ऑफ वेवलेंथ, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और कट ऑफ वेवलेंथ। ये 4 है रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए आपसे पूछेगा। किसके लिए, रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए आपसे पूछेगा। और जो न्यूमेरिकल पार्ट है यही है, जो न्यूमेरिकल पार्ट है आपका यही है, और यही न्यूमेरिकल पार्ट चाहे तो
फेज वेलोसिटी को आपको एक्सप्लेन करने के लिए देगा, चाहे तो ग्रुप वेलोसिटी एक्सप्लेन करने देगा, चाहे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर कट ऑफ वेवलेंथ। यही 4 क्वेश्चंस में आपको 2 क्वेश्चंस फिक्स होने जा रहा है, यानी 4 क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएगा, चाहे एक न्यूमेरिकल का फॉर्म में आए, चाहे एक एक्सप्रेशन ड्राइव करने के लिए आए, 2 में से एक आएगा। तो आप लोग को पता है फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर पूछेगा तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में आपको ड्राइव करना है, यानी लेमडा के टर्म में पूछेगा तो फ्रीक्वेंसी को C/F से चेंज कर लेंगे, यानी C/λ से क्या कर लेंगे, चेंज, यानी लेमडा बराबर C/F। इसके टर्म में सारे लोग लिख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस दोनों में से कोई भी आ सकता है। एक्सप्रेशन ड्राइव करने के लिए अगर लेमडा के फॉर्म में दे दिया तो आपको लेमडा के फॉर्म में फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देना है, पूरा प्रोसेस वही रहेगा, कहीं पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं शॉर्ट करना तो आप प्रैक्टिस अगर करते हैं 2-3 बार तो कर सकते हैं, वरना आप जो फ्रीक्वेंसी के टर्म में पढ़ करके आए हैं यही पूरा एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे, सिर्फ लास्ट में करेंगे बी नो डैट C इक्वल टू, यहां पे कर सकते हैं F इक्वल टू C/λ या लेमडा इक्वल टू C/F, जिसके टर्म में कहेगा आपको कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल पार्ट यहां से यही रहने वाला है। अब बात आता है लास्ट क्वेश्चन किससे आएगा, तो इसमें देख रहे हैं कि 3 ही क्वेश्चन आया। अब जो हमें लास्ट यूनिट और उससे सिर्फ और सिर्फ बात किया जाए तो 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, यानी यूनिट 5। क्या यूनिट आपका 5 से क्या क्वेश्चन आ सकता है, बहुत से क्वेश्चंस को डाउट हो, तो यहां पे लिख दीजिए फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट ज्यादा चांस है कि आएगा। क्या फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट ज्यादा चांस है किस बार आएगा। ऐसे आप लोग इंपीडेंस मेजरमेंट ही पढ़ करके जाएंगे, क्या इंपीडेंस मेजरमेंट भी पढ़ करके जाएंगे। ठीक है, और शॉर्ट नोट्स में आएगा आपको लिखने के लिए व्हाट इज VSWR, VSWR क्या होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से हम 15 क्वेश्चन आप लोग को दिए हैं, यही 15 क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन टच करेंगे, यही 15 क्वेश्चन से। बाकी हो सकता है आपको और ज्यादा है, क्योंकि एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछेगा, ये 20 में 20 तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन यही 15 में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर ये 15 क्वेश्चन आप कवर करके जाते हैं तो दावा के साथ बोलेंगे कि टोटल 10 क्वेश्चन तो आप नहीं बनाइएगा, लेकिन 8 क्वेश्चन आप पूरे सही से बना करके आएंगे। सारे स्टूडेंट ऐसे तो 10 जरूर बनाएंगे, हमको पूरा विश्वास है आप लोग पे, क्योंकि मैं सिलेबस बहुत अच्छे से कवर किया हूं। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चन बस जो आज बताए हैं, इससे तो 8 क्वेश्चन आप लोग बना करके आएंगे फुल कॉन्फिडेंस के साथ। आप लोग को एकदम बोल दे रहे हैं ये क्वेश्चंस आएगा आप लोग को, यानी इस पे आप फोकस जरूर करेंगे। एग्जाम के पहले जरूर ये क्वेश्चंस को देख करके जाएंगे, कॉपी में जरूर नोट कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो अभी हम बताए हैं ये सारे क्वेश्चन कॉपी में नोट कर लेंगे। एग्जाम के पहले एग्जाम द पॉलिटेक्निक क्लासेस ऐप पे अवेलेबल है, अब जाकर के वहां से ले लेंगे। ठीक है, वहां से लेकर के आप लोग उसको रिविजन कर लेंगे, जो न्यूमेरिकल बताया गया उसमें बस एकदम फॉर्मूला बेसिस न्यूमेरिकल है, कहीं कोई टफ नहीं है, फॉर्मूला बेसिस न्यूमेरिकल है। अगर नहीं बनेगा तो ग्रुप में जरूर सेंड करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को कल तक चांस है कि बनाकर के शाम तक उसको सेंड करने का ट्राई करूंगा, लेकिन न्यूमेरिकल जरूर करके जाएंगे। आज तक नहीं पूछा है न्यूमेरिकल, ना 2000 आपसे 18 पूछा, ना 19, ना 20 पूछा, तो हो सकता है कि 21 में पूछ सकता है। ठीक है, तो एक चीज और आपसे बोलेंगे कि आप लोग कोऑपरेट ज्यादा से ज्यादा कीजिए। आप के लिए द पॉलिटेक्निक क्लास 24/7 अवेलेबल है, तो आप लोग का भी कोऑपरेट बनता है, अपने जूनियर को जरूर बताएं कि वहां पे हर एक चीज एक अलग वे में एक अलग तरीके से सिलेबस खत्म किया जाता है। उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एग्जाम में जाने के पहले तक के ये क्वेश्चन एग्जाम के पहले जरूर देख करके जाएं। इतना केयर कर रहे हैं तुम लोग को हम लोग, ठीक है, कि एग्जाम तक नहीं छोड़ रहे हैं और एग्जाम के बाद भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो तुम लोग कोई कोऑपरेट है, अपने जूनियर को जरूर बताया कि क्या किस तरह का यहाँ पे फैसिलिटी है। अगर आप लोग को बेनिफिट हो रहा है तो जूनियर को भी बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम माइक्रोवेव इंजीनियरिंग। थैंक यू एवरीवन।